नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जिसका इंतजार था वो दिन आ गया है और जैसे मैं भंडाफोड़ यहाँ पे करने वाला हूँ कि टोटल का टोटल क्वेश्चन ई बुक से आ गया है। एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो 25 में से 23 प्लस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मिला के दिया है। हर बार की तरफ फिर से झंडा गाड़ दिया हूँ। तो जो बच्चे 2000 की पेड क्लास पे भरोसा किया उनको से पूछिएगा आज कितना बना के आए हो एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का एक एक प्रश्न। और खुशी बहुत ज्यादा हो रही है कि आप लोगों का एग्जाम में इतना हेल्प करा पाया मैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो एक पूछा गया था, इससे पहले अगर आपको कोई भी टुडे एग्जाम का पीडीएफ या फिर कोई भी ई बुक जिससे क्वेश्चन सारे आ रहे हैं अगर आपको चाहिए तो ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी आप ले सकते हैं। कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा कि एक भी क्वेश्चन मैं नहीं बताया था अगर एक क्वेश्चन आंख वाला छोड़ दिया जाए तो। ठीक है भाई, तो अगर आपको इतना करके दे रहा हूं फिर भी आपको भरोसा नहीं है तो आप आले दर्जे के इंसान हो भैया। चलिए, अपर्णा सतीशन को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में प्रदान किया गया था। यह किस नृत्य से संबंधित है? एक दिन बताए हैं जी, कितने दिन बताएं अपर्णा सतीशन, डायरेक्ट इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन भी बताए हैं। तो ये आपका कुचिपुड़ी से हो जाएगा। अब हम आते हैं कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा रखा हूं, जिनका भी नेक्स्ट स्टेप में एग्जाम है उनको काम आ जाए भाई, है ना। कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से हुआ था। इस नृत्य को आधुनिक स्वरूप तक लाने का जो श्रेय है ये किसे दिया जाता है? सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता है। जैसे एक आप पता होगा कि भाई आपसे पूछता है कि जो सत्रिया नृत्य है जो असम के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको शुरू करने का श्रेय या आधुनिक स्वरूप तक लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शंकर देव वैष्णव संत को दिया जाता है। उसी प्रकार से कुचिपुड़ी नृत्य के जो योगदान दिए थे उनको बढ़ाने में वो थे सिद्धेंद्र योगी। ठीक है, इनके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकारों में आएंगे अपर्णा सतीशन, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, यानी रेड्डी सरनेम जो भी होता है वो आपका कहां पे? कुचिपुड़ी में आ जाएगा, है ना। वेदांतम सत्यनारायण। आज मैं फिर बता दूं, अगर इतने क्वेश्चन किसी बड़े चैनल वाले के मिल जाए तो हमको लगता है बैंड पार्टी और उसके बाद भव्य पार्टी करेंगे होटल में, है ना। लेकिन ये छोटा सा चैनल है तो यहां मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं। चलिए, कथक नृत्य के प्रमुख कलाकारों में पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदा दीन, पंडित जो रामलाल बरेठ, अभी इनको पद्मश्री दिया गया, छत्तीसगढ़ के हैं। तो ये सभी कथक नृत्य से संबंधित है। नालिनी, कमालिनी, अस्थाना मैडम, है ना। तीन सबको ध्यान रखिएगा, ये सब टॉपिक बैच में आपको मिल जाएंगे। कथकली से संबंधित कलाकार उदय शंकर, शांताराव, आनंद, शिवरमन। देखिए ये जो उदय शंकर है ना, उदय शंकर के नाम से ही उदय शंकर को आप क्या जानते हैं? आधुनिक नृत्य का जनक जानते हैं। आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लगाओगे आंसर किसके? उदय शंकर पे। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य के सभी कलाकारों में मैंने आपको बता दिया है कि भाई या तो सिंह सरनेम रहना चाहिए या आपका झावेरी बहने रहना चाहिए, जैसे दर्शना, नैना, सुवर्णा, ये सब झावेरी बहने हैं। तो झावेरी और सिंह सरनेम कहाँ चला जाएगा? मणिपुरी चला जाएगा। इसके अलावा कुछ नाम है जो मणिपुरी नृत्य से आपको याद रखना है, जैसे सविता मेहता, कलावती देवी, है ना, बिंबावती देवी, चारू माथुर को छूट गया है ना, चारू माथुर को भी याद रखिएगा, ये भी मणिपुरी से ही है। तो ये चारों जो है देवियां, इनको नाम अगर आप रख लिए, इसके बाद आप जो है ट्रिक से चलेंगे, सिंह सरनेम रहेगा या फिर आपका झावेरी बहने सरनेम रहेगा तो मणिपुरी में चले जाएंगे। मणिपुरी नृत्य के बारे में मैंने और आपको क्या बताया है कि एकमात्र 8 शास्त्रीय नृत्य में यह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो लास्य और तांडव दोनों का भाव रखता है। नहीं तो सभी शास्त्रीय नृत्य या तो लास्य रखते हैं तो तांडव नहीं, है ना, और तांडव रखते हैं तो लास्य नहीं। लेकिन मणिपुरी जो है ये दोनों भाव से प्रेरित है। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है और इस नृत्य के दो प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से? जोगई और चोलम। कौन कौन से होते हैं भाई? जोगई और चोलम। जोगई और चोलम ये किस नृत्य के भाग है? तो ये मणिपुरी के। जो आपका अभी कुचिपुड़ी देखा था उनका भी एक भाग होता है नाट्य का जिसका नाम है भामा कल्पम, ये भी आपके एग्जाम में आया है। मोहिनी अट्टम के कलाकारों में आएंगे शिवाजी, रागिनी देवी, शांताराव, हेमा मालिनी, कल्याण कुट्टी अम्मा, ये सब मोहिनी अट्टम के नृत्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य रहेगा? तो केरल का ही रहेगा, कथकली की तरह। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है कि मोहिनी अट्टम में सिर्फ महिलाएं ही भाग ले सकती है, इसमें कोई भी पुरुष भाग नहीं लेती है। इसमें भगवान लॉर्ड जो है विष्णु की पूजा की जाती है मोहिनी स्वरूप का। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। एक एक
बात ध्यान में रखेंगे, चैलेंज है भाई, चैलेंज है एसएससी एग्जाम में, है ना, झंडा गड़वा के मानूंगा, है ना। ओडिसी नृत्य, ये प्रमुख कलाकार संयुक्त पनागृही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, ये सब ओडिसी के हैं। इसके अलावा अगर आप आएंगे तो महापात्रा सरनेम रहेगा तो ओडिसी में आ जाएंगे, जैसे आपका गुरु केलुचरण महापात्रा से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा मुगल बादशाह अपने भाई के साथ साथ अपने पिताजी को कारावास में डाल दिए थे सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता के संबंध में या फिर सत्ता प्राप्त करने हेतु अपने भाई के साथ साथ पिता को कारावास में डाल दिए थे। तो भाई ये औरंगजेब ये तो बहुत फेमस है ना, इसके ऊपर तो एग्जाम्पल भी दिया जाता है ना भाई। तो औरंगजेब इसका आंसर होगा। देखिए औरंगजेब ने सत्ता के लड़ाई के लिए अपने भाई से दो प्रमुख लड़ाई लड़ा, जिसमें एक धर्मत की लड़ाई, आपने काफी बार एग्जाम में अटेंड किया होगा, पूछता है कि धर्मत की लड़ाई कब हुई थी, तो 1658 में हुई थी। कब हुई थी? 1658 में हुई थी। लेकिन उसी से एक साल बाद एक देवराई की लड़ाई और होता है दारा सिकोह के बीच, ठीक है। और जो और सत्ता जो है मुगल वंश में शाहजहां के बाद औरंगजेब को मिलता है, न कि इसके किसी अन्य भाई को, क्योंकि अधिकांश भाई को मरवा दिए थे, है ना, और पिताजी को कारावास में डाल दिए थे शाहजहां को, है ना। औरंगजेब शाहजहां के मुमताज बेगम के तीसरे बेटे थे, है ना। औरंगजेब ने अपने छोटे भाई शुजा और मुराद को मार डाला, सबसे बड़ा भाई दारा सिकोह को पीछा किया और युद्ध में हराकर जो है गद्दी अपने पास रखवाया और शाहजहां को कैद करवा दिया था, यानी कारावास में डाल दिया था। औरंगजेब के पिता आगरा के किले के घर के अंदर जुलाई 1658 में उनकी मृत्यु, है ना, 1666 तक बंदी तक बनाया गया था, मतलब इसकी मृत्यु भी बंदी की अवस्था में हो गया। बोलिए कितना गंजन हुआ होगा, है ना। इसके अलावा औरंगजेब 1663 में सती प्रथा पर भी बैन लगाया था। सती प्रथा पर बैन इससे पहले मुगल बादशाह अकबर ने भी लगाया था। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी प्रयास किया था, है ना। और लास्ट में कब? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में फाइनली सती प्रथा का अंत हुआ था। तो कई सारे इतिहास आप जोड़ेंगे, मजा आ जाएगा पढ़ने में। इसके अलावा हिंदुओं के तीर्थ पर इन्होंने जो है टैक्सारोपण किया था, टैक्स लगवा दिया था। कौन? औरंगजेब को आप जिंदा पीर कहते हैं। औरंगजेब के शासन अवधि में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी की नियुक्ति हुई थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे, है ना। दिल्ली के लाल किला में जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। दिल्ली के लाल किला में जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण कौन करवाया था? औरंगजेब ने। आइए एक और चीज बताते हैं, आगरा के लाल किला में वो मोती मस्जिद है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों अलग अलग कैरेक्टर है। और आगरा की जो किला है वो अकबर ने बनवाया था, है ना, और दिल्ली का जो किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। बहुत ज्यादा वेरिएशन है, आप आराम से समझेंगे। जो दिल्ली का किला है वो शाहजहां ने बनवाया, किला के अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया। आगरा में जो किला है अकबर ने बनवाया, आगरा के किला के अंदर जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाया। आई होप मजा आ गया। इसके अलावा जो औरंगजेब है ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी के मकबरा भी बनाए थे, तो इनको भी इसके लिए याद किया जाता है। इनके अलावा कोशिका का पावर हाउस, कोई क्वेश्चन है ये पूछा है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। एक दिन पढ़ाए हैं, पढ़ाना छोड़ दिए, कोशिका चैप्टर इतना पढ़ा दिए कि याद हो गया, है ना। कोशिका शब्द की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। तत्पश्चात 1674 में ल्यूवेन हॉक ने लाइव कोशिका की खोज की थी। कोशिका जीवन की सबसे क्रियात्मक इकाई होती है। मैंने बताया है कई सारे कोशिका से मिलकर कोई अंग बनता है, कई सारे अंग से मिलकर कोई शरीर या सिस्टम डेवलप होता है। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अगर आप मोटे मोटे तौर पे बांटे तो, फिर अगर आप बनावट के अनुसार बांटे तो फिर दो तरीके से आप बांट सकते हैं। तो आइए पहले मोटे मोटे तौर पे बता देते हैं। पहले एक पादप कोशिका होते हैं और एक जंतु कोशिका होते हैं। हम लोग कौन सा कोशिका है? हम लोग जंतु कोशिका है। हम लोग भी एनिमल ही है ना, लेकिन हम एनिमल में थोड़ा सर्वोच्च है, अन्य इंसान है ना। हमरे में सोचने हंसने रोने की कला है, बाद बाकी जानवरों में जनरली नहीं होती, ठीक है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो सबसे बड़ी डिफरेंस है पिगमेंट और कोशिका भित्ति का होना। पिगमेंट का भी होना डिफरेंस है भाई, ठीक है। पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल वगैरह होते हैं ना, तो ये जो है कोशिका भित्ति और पिगमेंट, ये सिर्फ आपको जो है प्लांट सेल में ही मिलेगा, ये आपका एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। अब आते हैं कि जो कोशिका, एक कोशिका कई सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलके बने होते हैं। मान लीजिए ये कोशिका है और ये कई सारे चीजों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे जो सहयोग कर रहे हैं एक कोशिका के निर्माण में, इसका भी अपना अपना नाम है। जैसे मान लीजिए कोशिका आंख से खुदे नहीं दिखेगा, अब उसके अंदर भी छोटी छोटी बनावट है। प्रभु की कलाकृति देखिए, तो उनको क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा
जाता है। और कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब क्या है? कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग है। ठीक है, अब इन कोशिकांग को अलग अलग उपनाम से जानते हैं भाई। जैसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, कोई भी डेड सेल वगैरह मर जाता है तो ये साफ सफाई काम करने में आता है, वहां से उसको हटाने में काम आता है सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है ना। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो कोशिका में न्यूक्लियस होता है यानी नाभिक होता है, यहाँ पे आपके डीएनए जो है मौजूद होते हैं, लेकिन नाभिक के इतर अगर कहाँ डीएनए मौजूद होता है तो आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए रहता है। राइबोसोम को आप प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं? कोशिका का पुलिसमैन या कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, कोशिका भित्ति जो है अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मोटे मोटे तौर पे बांटेंगे तो प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब इनकी बनावट के तौर पे बांटते हैं ना तो फिर दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक आपका यूकैरियोटिक सेल होता है। देखो एक ही जगह है। अब प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ होते हैं, यूकैरियोटिक कहाँ होते हैं? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, ये मैंने बता रखा है अपने बच्चों में कि भाई ये गरीब होता है। और गरीब कौन होता है? छोटा आदमी जनरली। दिल पे मत लेना भाई, ये सिर्फ याद रखने के लिए, बाद में कि मैं भी गरीबी अमीरी अच्छे से जानता हूं, है ना। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है जनरली, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल है वो बड़े बड़े जीवों में पाया जाता है। समझ गए बेसिक, है ना। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर जो कोशिका भित्ति होगी ना, वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से मिलके बनता है, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक के अंदर जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज से मिलके बनता है। कोई बंदा, कोई लाल बता सकता है सेलुलोज किसके अंतर्गत आएंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर बताइएगा, ठीक है। तो सेलुलोज से बनते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बनते हैं आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। चलो मैं ही बता देता हूं, सेलुलोज जो है आपका पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का ही उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि की अभाव पाई जाती है। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है गरीब होती है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, एसएससी जेईई ने एक क्वेश्चन किया था कि विषाणु जो है, वायरस जो है, ये है ना किसी सजीव या लाइव सेल के संपर्क में आने से ही एक्टिव होता है, ऐसा क्यों? तो आपको आंसर देना है कि इसमें कोशिका झिल्ली भी नहीं पाई जाती। किसमें? विषाणु में, ठीक है भाई। कोशिका डीएनए तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, अभी अभी हमने बात कर लिया था। वैसे तो केंद्रक में पाई जाती है, लेकिन केंद्रक के अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, उज्ज्वला योजना 2023 कुल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 3 वर्षों के लिए, 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए बढ़ा दिया गया है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुआ था। ये गरीब परिवारों में सबसे पहले फ्री एलपीजी कनेक्शन की बंटवारा हुई। यानी एलपीजी वाला योजना है, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर में यूज होता है उनसे संबंधित योजना है। 2023 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को आगामी 3 वित्तीय वर्ष यानी 25-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका आंसर 3 साल देना था जी, ठीक है। इनके अलावा स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम की शुरुआत गांधी जयंती 2 अक्टूबर के 2014 में 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था, लेकिन इसका सेकेंड चरण 2020-21 में फिर से शुरू कर दिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, यह योजना अनवरत चल रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक खाता खोले हैं इस योजना के अनुसार। हाल में ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत 5 केजी अनाज दिया जाता है, तो इस योजना की अवधि अब 1 जनवरी 2024 से आगामी 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो इस हिसाब से यह जो है आपका 5 साल और चलेगा। तो 5 किलो अनाज देने की बात होती है इस योजना में। एक क्वेश्चन आपके एसएससी बहुत पूछते हैं, मनरेगा में कितने दिन की रोजगार? तो 100 दिन के। मनरेगा की स्थापना 2005 नरेगा एक्ट 2005 के अनुसार 2006 में हुआ था, और 2006 में नरेगा था, इसका नाम मनरेगा पड़ा 2009 में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आंख और गर्भाशय में कौन सी कोशिका होती है? देखिए आंख और गर्भाशय में यहाँ पे ऑप्शन तो बच्चे 3 लिखे हैं, और भी रहता तो एक और सुटेबल होता, क्योंकि आंख में कई प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं। यहाँ पे हम आपको जो है थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मानव आंख जो है ना, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी आंख में, वो रेटिना पे बनता है। जो काला वाला पोर्शन है वहां पे बोलते हैं मेरे आंखों में आंख देख के बात कर, क्या तुम सच बोल रहे हो? देख प्यार नहीं दिखता है तो कहाँ दिखता है? रेटिना पे दिखता
दिखता है, वो तो उस समय तो दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो आंख की रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं। रेटिना में जो दो प्रकार की कोशिका होती है, एक तो शंकु कोशिका होती है, एक सल्क या क्षर कोशिका होती है। अब शंकु कोशिका की क्या काम है, सल्क या क्षर कोशिका की क्या वर्क है। देखिए, जो सल्क या क्षर कोशिका है ना, ये आपको कम प्रकाश में भी, जैसे आप बहुत ज्यादा अंधेरा है फिर भी अगर आप मोटा मोटा चीज है तो आपको आभास तो होता है कि कुछ तो है, ऐसा है ना, थोड़ा बहुत तो दिखता है। तो कम प्रकाश में भी चीजों को देखने के लिए सुग्राही कौन बनाता है, तो क्षर कोशिका। और शंकु कोशिका क्या होता है, ये प्रकाश पे काम करता है। ये किस पे काम करता है, प्रकाश पे काम करता है। ठीक है भाई, तो दोनों मिलके किसी चीज को, वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाते हैं। तो ये दो प्रकार की कोशिका आपको कहां पे, रेटिना में पाया जाएगा। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी काफी बार पूछी जाती है, 25 सेंटीमीटर होती है। मानव नेत्र किस लेंस के तरह कार्य करता है, उत्तल लेंस के तरह कार्य करता है। वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पे उतारा जा सकता है। मानव नेत्र में कॉर्निया डोनेट किया जाता है। अगर कोई बंदा नेत्र डोनेट करना चाहता है तो सिर्फ कॉर्निया डोनेट किया जाता है। आंख का रंग आप देखते होंगे कि वो नीली आंखी वाली, वो भूरी आंखी वाली। तो ये जो आंख का रंग होता है ये निर्भर करता है आइरिस के ऊपर, जिसे हिंदी में परितारिका कहा जाता है। क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। उसी प्रकार से जो त्वचा का रंग होता है ना, गोरा सावला काला, वो किससे होता है, तो वो मेलानिन से होता है। किससे होता है, मेलानिन से होता है। एक एक बात ध्यान रख लेंगे। मानव नेत्र को समायोजित करने के लिए जो सेल्स और मसल्स होते हैं ये सिलियरी मसल्स होते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रख लेना है। एक प्रश्न पूछा गया है, तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है। भाई तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। ये आज से पूछा जा रहा है, 1972 से पूछा जा रहा है। नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। राजा चेलैया समिति टैक्स व्यवस्था से संबंधित है। YB रेड्डी RBI के गवर्नर भूतपूर्व, लघु बचत से संबंधित है। उर्जित पटेल RBI के गवर्नर, मौद्रिक नीति के ढांचे को सशक्त बनाने से संबंधित है। बलवंत मेहता, अशोक मेहता, सादिक अली समिति, ये सभी के सभी ग्राम पंचायत पे एप्लीकेबल होती है। शिवरामन समिति, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था, इससे संबंधित है। हिल्टन यंग कमेटी के अनुसार RBI की स्थापना 1935 में हुआ था। आबिद हुसैन की समिति जो है ये सिडबी पे लागू होती है, इसकी स्थापना 1990 में हुआ था, मुख्यालय लखनऊ में है। इसके अलावा बुल्स आई का संबंध किस खेल से है, शूटिंग से है। शूटिंग से डबल ट्रैप, ड्राई फायर, आयरन साइट, ट्रैप, लॉक टाइम और मस्कट, ये सब शूटिंग से हो जाएगा। मस्कट आप किसी अन्य खेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप शुभंकर बोलते हैं। तैराकी शब्द का इस्तेमाल, तैराकी में इस्तेमाल जो होता है, बेस्ट स्ट्रोक, नट, फिगर्स, साइड स्ट्रोक, डॉल्फिन, ये तो लोग पकड़ लेगा। बटरफ्लाई स्ट्रोक ये भी पकड़ लेगा। रूटीनेस, डॉग पैडल, ये सभी के सभी जो है आपके तैराकी से हैं। कुश्ती से बुल, कलर, हॉट शॉट, मंकी मार्क, ये सब जो है कुश्ती से। शतरंज से बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, नाइट, प्यादा, कैसलिंग, ये सब क्या होता है ये भी बता दिया हूं शतरंज वाले क्लास में। इसके अलावा भारत में पहला सीमेंट फैक्ट्री कई बार बताए हैं, चेन्नई में 1904, तमिलनाडु में लगाया गया था। 1855 पश्चिम बंगाल के रिसरा में जूट के मिल पहले लगाए गए थे, इसे गोल्डन फाइबर या ब्राउन पेपर कहा जाता है। भारत जूट का है ना टॉप जो है आपका उत्पादन करने वाला देश है। 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में पहली बार जो है सूती मिल का उद्घाटन किया गया, परंतु असफल रहा था। इसीलिए आपसे पूछता है सफल सूती मिल का कारखाना कहाँ लगा, तो आप बताते हो 1854 में मुंबई में लगा था। इसे ही आप कपास की मिल से भी समझे, है ना, कपास का मिल भी लिखे तो सेम आंसर देना है। टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, कल शाम को वीडियो पोस्ट किया था, 3 क्वेश्चन वहां से है, 3 क्वेश्चन वहां से लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, हूबहू कॉपी करके पेस्ट कर दिया एग्जामिनर। ठीक है, डीपीएसपी से एक क्वेश्चन आया था। अब डीपीएसपी से क्वेश्चन तो क्लियर नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कि अपने फैक्ट से बाहर नहीं जाने वाला है। जाल से मछली जाएगा कहाँ। देखिए जो डीपीएसपी है मैं कहानी के जैसे बता देता हूँ, लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड से इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी कि यह जो है ना, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि ये किसी पे थोपा नहीं जा सकता, फिर भी ये एक जो है विचार रखता है कि भाई आपको इस प्रकार की चीज करनी चाहिए। ये राज्यों को, पूरे राज्य को इंस्ट्रक्शन देता है, इसलिए आवश्यकता है। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि भाई जो डीपीएसपी है इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य को कल्याणकारी बनाना। ठीक है, इसके अलावा यह परिवर्तनीय नहीं होता है, यह चेंजेबल नहीं है, ये जो है नोट चेंजेबल है, ये नोट चेंजेबल है, जैसे मौलिक अधिकार आपका चेंजेबल है। इसके अलावा ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा
इसके कुछ आर्टिकल, अच्छा इसके कैटेगराइज भी किए गए हैं, जैसे गांधीवादी है, समाजवादी है, उदार बौद्धिक है। अब आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत 36 51 इसी में आएगा, तो 40 इसी बीच में आता है। 44 समान नागरिक संहिता अभी उत्तराखंड अपनाने वाला पहला राज्य बना है, गोवा में भी लगा रहता है। आर्टिकल 48 गौ हत्या निषेध है। 49 सार्वजनिक स्थलों को हित पहुंचाने से है। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना है। 45 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा के लिए अरेंजमेंट करवाना है ना। शिक्षा के लिए 3 जगह चर्च है। 45 है ना। इसके अलावा 51 के है ना, 51 1 का के, इसके अलावा आपका 21 ए, ये 3 जगह शिक्षा वाली बात है हमारे संविधान के अंतर्गत। आयरलैंड के संविधान से और क्या लेते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यह भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संघीय अधिनियम कब लागू हुआ? 1-2 बार बताए हैं जी। देखिए 1935 में हुआ संघीय अधिनियम लागू, और मैं हर वक्त ये बात जरूर बताता आया हूं कि देखिए भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन के प्लान पे बनाया गया है, जिसमें अनेक देशों से तथ्यों को लिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा तथ्य को लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, 1935 के तहत ही मैंने बताया था कि 1937 में केंद्रीय न्यायालय संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो उस बात से भी आप पकड़ लेते। 1935 में ही जो है बर्मा को, इसी अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत ही केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था, और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 के तहत जो है प्रांत में द्वैध शासन लगाया गया था। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। 1919 वाले को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं, और 1909 वाले को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, जिसमें सांप्रदायिक चुनाव को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो ये कुछ 1935, 1909 और 1919 के अधिनियम के बारे में जानकारी। अगला प्रश्न पूछा गया था 1951 में जनगणना आयुक्त और महापंजीयक कौन थे? देखिए कल के शाम वाली क्लास में मैंने सब कुछ दिया, लेकिन ये चीज नहीं दे पाया। एकदम हुबहू देखेंगे, मैंने ये भी बोला कि 1951 से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है भाई, है ना, पूछ भी दिया। तो आर गोपाला स्वामी, तो ये मिस कर गया, माफी चाहता हूं दोस्त, है ना। तो ये एक आर गोपाला स्वामी जो है महारजिस्ट्रार हो जाएंगे। मैंने कल क्वेश्चन रखा था कि भाई आजादी के बाद कौन से जनगणना में अब तक सबसे कम लिंगानुपात रिकॉर्ड किया गया? मैंने कहा था 1991 में 927 लिंगानुपात रिकॉर्ड किया गया है। इसके एवज में अगर आप देखेंगे तो सारे जनगणना में सबसे, मतलब 1927 से तो अधिक ही लिंगानुपात है। तो 1951 का मैंने यहाँ पे डाटा भी दिया था, क्योंकि ये आजादी के बाद पहला था, तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ पे कुछ डाटा जनगणना के जो आपके आने वाले शिफ्ट में काम आएंगे। 1951 में जनगणना कराई गई, आजादी के बाद पहली थी। इसके अलावा इसमें लिटरेसी रेट 18% था, और टोटल जनसंख्या वृद्धि डेमोग्राफिकल ग्रोथ 13.31% थी, और टोटल जनसंख्या 36 करोड़ आंका गया था। 2011 का डाटा तो आपके पास कई बार दिए हैं। 121 करोड़ जनसंख्या था, 17.74 डेकेडिकल ग्रोथ, 74.04 ओवरऑल साक्षरता, महिला साक्षरता 65-46, पुरुष साक्षरता 82-14, सबसे अधिक लिंगानुपात और आपका लिटरेसी रेट केरल का, सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा का, सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार का, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का, है ना। सबसे अधिक राज्यों में वृद्धि दर्शाने वाला राज्य मेघालय, और सबसे कम वृद्धि दर्शाने वाला राज्य नागालैंड। कितने चरणों में कराए गए थे? 2 चरणों में कराए गए थे। जनगणना कराने के लिए एक रजिस्टर का इस्तेमाल होता है, जिसको एनपीआर बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। भारत के पहले कैग याद कर लीजिए, नरहरि राव, पहले महान्यवादी एमसी तलवार, बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष आर ग्रांट गोवन, आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो ओसबर्न स्मिथ, लेकिन अंग्रेज। भारतीय अध्यक्ष कहेगा तो सीडी देशमुख साहब। ओलंपिक समिति भारतीय वाला का पहला अध्यक्ष कहेंगे तो दोराबजी टाटा। याद रखिएगा। एशियन गेम को विश्व में किस नाम से जानते हैं? एशियाड के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत 1951 दिल्ली में हुआ था। पूछा जाता है कि भारत में दूसरी बार एशियाई गेम कब हुआ? तो 1982, ये भी दिल्ली में ही हुआ। 19वें एशियाई खेल 2023 में चीन में कराए गए, जहां पे भारत को 107 और अब तक का सबसे अच्छा सफर रहा। कॉमनवेल्थ गेम, जिसकी शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुई थी। पहले इस गेम को ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। आईसीसी अंडर 90 जो पुरुष वर्ल्ड कप होता है, जो 2024 में विजेता ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता भारत बने हैं, उदय सहारण के
के कप्तानी में, ठीक है। तो इस गेम को पहले विश्व युवा कप कहा जाता था। तो एक से एक बात थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं ना, तो याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, है ना। अब हम दिल्ली सल्तनत कितनी बार पढ़ा है बताइए ना आप ही, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया, इसको भी कहानी जैसे बता देता हूं तो ज्यादा याद हो जाएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया। क्या हुआ, जब आक्रांता लूट के यहां से जाने लगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका गुलाम था उनको कहा कि भाई अब तुम संभाल, मैं चलता हूं, यहाँ कुछ रखा नहीं है। तो इन्होंने अपना एक साम्राज्य बनाया जिसका नाम सबसे पहले गुलाम वंश, गुलाम वंश को ही आप इलवारी वंश भी कहते हो, गुलाम वंश को ही आप ममलूक वंश भी कहते हो। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ममलूक वंश, अधिकांश बच्चे जो है पेन खटखटा के आ गए, ममलूक कौन सा वंश, अल्लाह, ऐसा नहीं, है ना। तो ममलूक और इलवारी जो है ये कौन सा है भाई, ये जो है आपका गुलाम वंशी को कहा जाता है, ठीक है। तो इस पे 5 वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ठीक है। सबके संस्थापक बताता हूं, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, फिर गुलाम के बाद खिलजी आएगा, जलालुद्दीन खिलजी, फिर तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, फिर सैयद खिजर खां और फिर लोदी बहलोल लोदी। तो ये आपने ईसवी और 5 वंश जान लिया। इसके अलावा सबसे अधिक दिन तक इसने शासन किया इन 5 में तो तुगलक, है ना। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो शासकों से पूछा जाता है क्वेश्चन, एक तो अलाउद्दीन खिलजी और एक आपका मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। मैं काम की बात ही करूंगा, ज्यादा पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे योद्धा लोग हैं, है ना। तो देखिए तुगलक वंश में जो है 1336, इसी के काल में जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था, है ना, 25 से 51, तो उसी में 36 आ जाएगा। तो उस समय जो है आपका हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आए, जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये पुस्तक की जो कौन सी भाषा की है ये भी पूछता है, तो आप बताना अरबी ग्रंथ है रेहला, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक एक व्यवस्था बैठाया जिसका नाम दीवाने कोही है, ये कृषि विभाग से संबंधित हुआ करता था। सल्तनत पे इल्तुतमिश जो गुलाम वंश के वास्तविक फाउंडर माने जाते हैं या सल्तनत के ही वास्तविक फाउंडर माने जाते हैं, क्योंकि स्थापना तो ऐबक ने जरूर किया था लेकिन ज्यादा दिन चला नहीं, 4 साल के बाद मर गए घोड़ा से गिर के चौगान खेलते समय। फिर आराम शाह आया, आराम शाह को हटा के इल्तुतमिश बना, तो इल्तुतमिश अपने साम्राज्य विस्तार काफी किए, तो इसीलिए इसे वास्तविक फाउंडर माना जाता है। तो इल्तुतमिश जो है ये टका और जीतल नामक सिक्का चलाया। तो टका जो था वो चांदी का था, जीतल जो था वो तांबा का था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला कहा जाता है ना, वक्स, है ना, इस प्रकार से उर्दू लफ्ज है। इन्होंने 2.5 दिन की झोपड़ा अजमेर में बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़ा से गिर के हो गया था और इसको कहां दफनाया गया है, मकबरा पूछेगा तो लाहौर, है ना। बलबन और सिजदा पैबोस और लौह एवं रक्त की नीति कौन चलाया, बलबन ने। सबसे पहले नहर निर्माण तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक ने किया, लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई बड़े पैमानों पे नहरों का निर्माण कौन करवाया, तो फिरोज तुगलक, है ना। बड़े पैमानों पे नहरों का निर्माण फिरोज तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के सबसे योग्य शासक हुए। इन्होंने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया, परमानेंट सेना रखने वाले हुए, दक्षिण भारत की विजय किया। ये सब कौन किया भाई, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को क्या कहते थे, सिकंदर-ए-सानी कहते थे। अलाई दरवाजा कहां पे है, तो ये भी दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध से कोई क्वेश्चन आया था कि नहीं, ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, आप लोग मुझे बताना मेरे मित्र, मेरे दोस्त सखा, ठीक है। लेकिन अगर आया होगा तो बच्चे धुआं धुआं कर दिए होंगे। देखिए बाबर से लड़ाया गया 4-5 को युद्ध, मैंने क्या बताया था, है ना, क्या बताया था। सबसे पहले पानीपत की लड़ाई होता है तो कैसा कोड बताया हूं, पानी पियो, चाय पियो, खाना खाओ, घर जाओ, ऐसा बताया था ना, है ना। पानीपत, है ना, माफ कीजिएगा, पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ, इस प्रकार से बताया था। तो ये आपको बाबर जो है 12 हो गए यहाँ पे, ठीक है। बाबर सबसे पहले 1494 में फरगना का शासक बना था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा को हराया। 26 में इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत में। 1527 खानवा का लड़ाई सांगा को हराया। 1528 चंदेरी की लड़ाई मेदिनी राय को हराया और 1529 घाघरा की लड़ाई नुसरत शाह को हराया। तो इसको कैसे याद करते हैं, पानीपत से क्या बोलते हैं, पानी पियो फिर खाना खाओ, खानवा, चाय पियो, चंदेरी और घाघरा, घर जाओ। बाबर को कलंदर कहते हैं। बाबरनामा के लेखक खुद बाबर है और बाबर को अंत में कहां दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया था। इसके अलावा बिलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, ये भी क्वेश्चन आया। 2-2 क्वेश्चन युद्ध से कैसे आ सकता है, कोई एक ही आया होगा, आप लोग मुझे बताइएगा भाई साहब, ठीक है ना। इस पे मैं दावा नहीं कर सकता हूं कि ये पूछा ही गया होगा, ये वाला युद्ध वाला। बाद में कि जितने बताया सब दावा के साथ है भाई, आप लोगों ने नहीं भेजा है। शेरशाह और हुमायूं के बीच 1540 में कन्नौज या बिलग्राम दोनों एक के युद्ध होता है, किया गया था। देखिए कन्नौज से एक और क्वेश्चन बनता है जो त्रिपुर
त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल प्रतिहार और आपका राष्ट्रकूट के बीच, वो कन्नौज के मामला पे ही हुआ था, ठीक है। इसके अलावा बाबा शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच दो लड़ाई, 1539 में चौसा का और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का, दोनों में कौन का किसको पटखनी दिया था? हुमायूं को। कौन? शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी की उपलब्धि बता देता हूं, शेरशाह सूरी रुपया का जो है प्रचलन करवाया, शेरशाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड को जो है मरम्मत करवाया, इसका नाम फरीद खान हुआ करता था, इसका मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है और इसकी शासन व्यवस्था बड़ी स्ट्रिक्ट थी, इसके लिए इसे याद भी किया जाता है, मतलब बढ़िया शासक हुआ, कुशल शासक हुआ। इसके अलावा तराइन की दो लड़ाई 1191 1192, दोनों में सेम कैरेक्टर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी, पहले में चौहान साहब की विजय हो गई है ना और दूसरे में गोरी जीत गया। इसके अलावा संथाल विद्रोह 1855, ये छोटा नागपुर के इलाका में हुआ था, और सिपाही विद्रोह या गदर विद्रोह इंडिया का बड़ा वाला है ना कैनिंग के समय 1857, आप सभी जानते हैं। इसका क्या इंपैक्ट पड़ा? तो इसका इंपैक्ट ये हुआ कि जो पहले हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासित होते थे, अब हम ब्रिटिश क्राउन के द्वारा शासित होने लगे 1858 के समय से, है ना। बक्सर का युद्ध 1764, इसमें अंग्रेज कौन? हेक्टर मुनरो। अब प्लासी का युद्ध 1757, अंग्रेज कौन? रॉबर्ट क्लाइव। यही पूछता है दोनों, ठीक है, कि अंग्रेज कौन था। इसके अलावा यक्षगान या बोनालू, दोनों में से कोई एगो पूछा गया है, तो यक्षगान पूछेगा तो कर्नाटक, अब बोनालू पूछेगा तो कर्नाटक। ई बुक से कहां जाओगे? ठीक है, कर्नाटक, ये भुतकोला, करगा, कुनीथा, सुग्गी, ये सब कहां का है? कर्नाटक का है, नृत्य है। कर्नाटक में त्योहार आएगा तो कैला पौध, कल शाम को पढ़ाया था। उगादी कंबाला, ठीक है, ये आपका कर्नाटक का है। कंबाला भैंस का रेस होता है कीचड़ में। उगादी नववर्ष फेस्टिवल है और कैला पौध क्या है? ये फसली त्योहार है कर्नाटक का, जिसे हथियारों और फसल का त्योहार कहते हैं। इसके अलावा केरल के शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम, कथकली। केरल में की मनाए जाने वाली त्योहार ओनम 10 दिन, मकर विलक्कू, मकर संक्रांति में बीसू, नव वर्ष में त्रिशूर पूनम, है ना, अट्टुकल पोंगल, ये सब केरल में मनाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के त्योहार में कुची नृत्य और त्योहार एक ही में लिख दिया हूं, तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, ढीमसा, लंबाडी, कलमकारी पेंटिंग, ये सब उगादी त्योहार नववर्ष वाला आंध्र प्रदेश का है। तेलंगाना का प्रमुख त्योहार बोनालू बतुकम्मा, बोनालू में काली, कल भी बताया हूं, बतुकम्मा में देवी गौरी की पूजा होती है, इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। मेदराम यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी आदिवासी मेला जो 4 दिन तक चलती है, कोया जनजाति के द्वारा, तेलंगाना में। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा, पवन का वेग अमीनोमीटर से मापते हैं। अत्यधिक टेम्परेचर पायरोमीटर से मापते हैं। तरल की प्रवाह वेंचुरीमीटर से मापते हैं और तापमान को थर्मोमीटर से मापते हैं। देखिए वीडियो लंबा जरूर होगा क्योंकि मैं भाई 25 क्वेश्चन में से अधिकांश क्वेश्चन, अधिकांश फैक्ट देता हूं ताकि आपको फायदा हो। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी? ये भी शायद पूछा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि वापस किए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि वापस किए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर, है ना, ध्यान रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ही सबसे पहले वो व्यक्ति हैं जो 1913 में भारत के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीते गीतांजलि के लिए। इनके अलावा शांति निकेतन से यही जुड़े हैं, शांति निकेतन को यूनेस्को में डाला गया, शायद यूनेस्को से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है। मैं बहुत फास्ट चलूंगा भाई। अनुच्छेद 21 क्वेश्चन आया है, स्वतंत्रता का अधिकार, इससे कोई क्वेश्चन आया है? आइए मौलिक अधिकार ही समझा देता हूं। मैंने आपको बता रखा है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी, ये ऐसे टॉपिक है, ऐसे कीड़ा है जो कोई भी एग्जाम को नहीं छोड़ा, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है इनको। और मैंने अलग से भी बना दिया है टॉपिक वाइज में, अलग से इन तीनों को रख दिया हूं, ठीक है। इसके अलावा मौलिक अधिकार 3 से 12 आर्टिकल के बीच में है, माफ कीजिएगा, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है और अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है विषम परिस्थिति में, लेकिन कुछ आर्टिकल को छोड़ के, जैसे 20-21 है ना, ये आर्टिकल नहीं बदलते हैं विषम परिस्थिति में। निजता का अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। मौलिक अधिकार को भारतीय शिक्षा संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का निकल गया है मुंह से, तो बोर्ड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार वर्तमान में जो 6 है, 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 23 में क्या है? बलात् श्रम पे रोक, और 24 क्या है? बाल श्रम पे रोक, है ना। बलात् श्रम और बाल श्रम में डिफरेंस है। बलात् मतलब जबरदस्ती होता है जी, जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करवा सकता, बंधुआ मजदूर जैसे, है ना। और 24 क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने पे नहीं रखा जा सकता। 29 और 30 अल्पसंख्यक समाज को हित पहुंचाने के लिए, और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही आर्टिकल 32 है जिससे सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं, और भीमराव अंबेडकर जो है संविधान का आत्मा कहा है इन्हें। और साथ ही साथ आर्टिकल 32 के प्रयोग करके ही कोई भी कॉमन मैन जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। 86वां संविधान संशोधन के तहत 21 जोड़ा गया जिसमें शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के आर्टिकल 300 के में रखा गया है। एक प्रश्न पूछा है, व्यक्तिगत सबसे बड़ा स्कोर सबसे दिन बताया है शर्मा जी का लाडला रोहित शर्मा, 264 रन, एक दिन नहीं 1000 दिन बताए हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि ओडीआई में 2
से अधिक बार 200 रन से अधिक का स्कोर करने वाले एकमात्र विश्व में बल्लेबाज है रोहित शर्मा। इसके अलावा रोहित शर्मा का अभी अभी एक रिकॉर्ड बना है भाई T20 क्रिकेट में, सॉरी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाकर क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौन? रोहित शर्मा। इसके अलावा T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने का रिकॉर्ड ऋतुराज गायकवाड़ के नाम है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। 13000 सबसे फास्ट 101 दिवसीय रन बनाने वाले विराट कोहली भारतीय बने हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले ओडीआई क्रिकेट में तो ये भी विराट कोहली है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 ओडीआई क्रिकेटर है, यहां देखिए वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली है। T20 क्रिकेट में 12000 रन तक पहुंचने वाले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली है। वैसे ओवरऑल ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पैट कमिंस है ना। सबसे कम बॉल पे दोहरा शतक ईशान किशन 126 गेंद पे लगाया था। सबसे अधिक एक दिवसीय रन बनाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, कुमार संगाकारा और तीसरे नंबर पे विराट कोहली। असहयोग आंदोलन भी पूछा गया था क्या बताइएगा। असहयोग आंदोलन भैया 1920 में एकमात्र ऐसा आंदोलन कि इसमें जो है सभी समुदाय का जोर तोड़ सपोर्ट मिला था, चाहे इस्लाम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी ने सपोर्ट किया था। इनके अलावा यह आंदोलन 1922 में बंद हो गई थी चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। इसी आंदोलन में भाग लेने के लिए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत तक छोड़ दी थी ताकि मैं पूर्ण जो है सहयोग दे सकूं, है ना। इसके अलावा यह आंदोलन जो है महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे उसके बाद ये पहला देश स्तर का पहला आंदोलन था। वैसे पहला आंदोलन गांधी जी का अफ्रीका से लौटने के बाद 1917 चंपारण सत्याग्रह था, लेकिन यह प्रांत स्तर का बिहार में हुआ था। लेकिन असहयोग आंदोलन का जो इंपैक्ट है वो पूरा कंट्री पे पड़ा था, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दांडी मार्च 1930 में हुआ था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अहमदाबाद वाला मिल वाला 1918 में हुआ था। तो ये गांधी जी की कुछ एक बातें जो आपको मैं बता दिया हूं। 1915 में आए थे, 1893 में अफ्रीका गए थे। देखिए कल शाम से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो कालिदास साहब है ये किसके काल में आता। देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया हूं जहां पे मैंने एक क्वेश्चन आपको कल शाम को पढ़ाया था। क्वेश्चन का नाम था भाई कि किस गुप्तकालीन शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी, तो समुद्रगुप्त आंसर होता था। यहाँ पे मैं सारा डाटा आपको दिया था, तो यहीं पे मैंने आपको बताया था। देखिए चीनी यात्री फहियान भारत आए थे विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। इन्हीं के काल में धन्वंतरी माने चिकित्सक, बरामिहिर खगोलविद और कालिदास बहुत बड़ा विद्वान है ना, भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं, तो ये सब इन्हीं के काल में हुआ। महरौली स्तंभलेख जो दिल्ली में है ये इन्हीं से संबंधित है यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से। तो दोस्तों आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, एक जोरदार लाइक से हम स्वागत कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। और अपने दोस्तों में जरूर बताएं कि एकमात्र इस समय टॉपिक है एसएससी का मतलब ग्रंथ है जिसका नाम है पैरासीटामोल 500, जिससे पूरा क्वेश्चन आ जाता है भाई एग्जाम में, है ना। अब 100% तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं मैक्सिमम 80% से भी एबव तो हमेशा गारंटी लूंगा कि भाई आ जाता है। तो आप लोग पढ़ के जाए और अपने सपने को साकार करें प्रभु, है ना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।